मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। ये वो शो है जहां हम आपके पैसों से जुड़े सबसे अहम फैसलों को आसान भाषा में आपको समझाते हैं। आज बात एक खास फंड की हम कर रहे हैं जो हर सैलरी वाले इंसान के लिए रिटायरमेंट का आधार होता है। जी हाँ, बात हो रही है आपके प्रोविडेंट फंड की, यानी पीएफ की। हाल ही में ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने नियमों में 2025 के लिए बड़े बदलाव किए हैं। अब पीएफ से पैसा निकालने के नियम, ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के प्रावधान और बेरोजगारी की स्थिति में मिलने वाले लाभ, सब कुछ बदल गया है। ये कैसे, आपको हम बताएंगे आज के हमारे इस एपिसोड में। क्या बदला है, क्यों बदला है, इसका असर आप जैसे कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, इसी की हम पड़ताल करेंगे। लेकिन चलिए, सबसे पहले बदलाव क्या है आपको बता देते हैं। तो ईपीएफओ नियमों में जो बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं उसके बारे में हम आपको इस शो में बताएंगे। साथ ही पीएफ के साथ साथ ईपीएस में भी क्या नई बातें आई हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले पीएफ निकासी के नियम जो आसान हुए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। कुछ परिस्थितियों में आप अपनी पीएफ राशि का 100% तक आप निकाल सकेंगे। पहले अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग लिमिट थी, अब नियमों को सरल बनाकर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। जरूरी जरूरतें, इसमें शिक्षा शामिल है, शादी शामिल है, इलाज शामिल है, घर से जुड़ी जरूरतें, घर खरीदना, मरम्मत करवाना वगैरह, ये सब इसमें शामिल हो जाता है। विशेष परिस्थितियां, लंबी बीमारी हो, प्राकृतिक आपदा हो आदि, ये सब इसमें शामिल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी हो गई है। दूसरा, 25% रकम पीएफ में रखना अनिवार्य हो गया है। अब हर सदस्य को अपनी कुल पीएफ राशि का कम से कम 25% हिस्सा खाते में ही रखना होगा। यह हिस्सा रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित रहेगा और उस पर ब्याज भी आपको मिलेगा। ईपीएफओ का इस पर क्या कहना है? उनका यह कहना है कि यह कदम लोगों को अपनी पूरी बचत एक साथ निकालने से रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि रिटायरमेंट का आधार जो कि लोग पीएफ मानते हैं वो टूट ना जाए। तीसरा, नौकरी छोड़ने पर वेटिंग पीरियड बढ़ा। पहले अगर कोई यहां पर व्यक्ति नौकरी छोड़ता था तो 2 महीने बाद पीएफ आप निकाल सकते थे। अब ये वेटिंग पीरियड को जो है वो बढ़ा दिया है, इसको बढ़ाकर दरअसल 12 महीने कर दिया गया। यानी अगर आप बेरोजगार हैं तो पूरा पीएफ निकालने से पहले आपको 1 साल का इंतजार लगभग करना होगा। सर्विस पीरियड का नियम एक जैसा। इसका मतलब यह है कि अब किसी भी प्रकार की आंशिक निकासी या पार्शियल विड्रॉल की अगर बात करें तो इसके लिए न्यूनतम नौकरी की अवधि सिर्फ 12 महीने रखी गई है। पहले हर कारण के लिए अलग अलग सर्विस पीरियड लगता था, अब ये नियम आसान और एक समान कर दिए गए हैं। ईपीएस पर आते हैं, इसमें जो बदलाव हैं, और इसके बदलाव जो है आपके पीएफ के साथ साथ ही चलते हैं। इसमें कुछ ही अपडेट्स हैं, लेकिन उसमें से एक है ईपीएस की पूरी राशि निकालने के लिए अब 36 महीने यानी 3 साल तक आपको बेरोजगारी दिखानी पड़ेगी, बेरोजगार रहना पड़ेगा। यानी अगर कोई सदस्य 3 साल तक किसी भी नौकरी में नहीं है तभी वो अपनी पूरी ईपीएस राशि निकाल सकता है। पहले ये समय सीमा कम थी, अब इसे बढ़ाया गया है ताकि लोग जल्दबाजी में पेंशन का पैसा ना निकाले। इसके अलावा अब पीएस की जानकारी और ट्रांसफर प्रक्रिया अभी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए और पारदर्शी हो गई है। हर सदस्य को यह सुनिश्चित अब करना होगा कि उनका यूएएन और उनका जो आधार है ईपीएस खाते से लिंक हो, ताकि पेंशन सर्विस सुचारू रूप से यहां पर चल सके। बेरोजगार होने पर भी अगर 10 साल की नौकरी में आप रहे हैं, 10 साल तक आपने नौकरी की है, तो 58 की उम्र से आपको पेंशन मिल जाएगी। इतना ही नहीं, प्रक्रिया अब डिजिटल और आसान भी हो गई है। ईपीएफओ अब पूरी तरह डिजिटल ट्रांजैक्शंस की दिशा में बढ़ रहा है। पीएफ हो या ईपीएस निकालने, ट्रांसफर करने की बात हो या ट्रैक करने की प्रक्रिया अब उमंग ऐप और ईपीएफओ पोर्टल में की जा सकती है। पेपर वर्क कम होगा, क्लेम प्रोसेस तेजी से निपटेगा। अब इन सब के बीच में आपके लिए क्या मतलब निकल कर आता है? तो इन नए नियमों से आपकी लिक्विडिटी यानी जरूरत के समय पैसे तक पहुंच थोड़ी आसान बनाई गई है, लेकिन डिसिप्लिन यानी बचत को बचाए रखने पर जोर और बढ़ गया है। पीएफ से निकासी आसान हो गई है, लेकिन 25% रकम पीएफ में ही आपको रखनी पड़ेगी, यह सुनिश्चित कर दिया गया है। बेरोजगारी में अब 12 महीने तक का इंतजार करना होगा।
ईपीएस यानी पेंशन फंड के लिए 3 साल की शर्त लागू हो गई है। अगर आपकी केवाईसी और आधार लिंक नहीं है तो क्लेम अटक भी सकता है, ये आपको जान लेना है। यानी अब ये सिस्टम आसान भी है और जिम्मेदार भी है। आपके पैसे तक पहुंचते वक्त सुविधा आपको मिलेगी, लेकिन पीएफ और पेंशन को रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित रखना ही मुख्य मकसद रहेगा। अब इस विषय पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, कुणाल काबरा है और अर्णव पंड्या है। आप दोनों का स्वागत है इस चर्चा में। पीएफ की 100% निकासी के नियम से कर्मचारियों को आखिर कितनी राहत और कितना खतरा है? एलिजिबल बैलेंस का अगर हम मतलब समझना चाहें तो वो मतलब क्या होगा? कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान अब इसमें शामिल है। 25% रकम पीएफ में ही रखना होगा। थोड़ा सा कुणाल, इस पर हम चाहते हैं कि आप प्रकाश डालें। क्या ये फिक्स रहेगा, हर निकासी पर ये लागू होगा? कुछ समझाएं। नहीं, ये जो नया कानून आया है, आई थिंक इसमें एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन या जिससे डाउट क्रिएट हो रहा है वो जो 100% निकासित रकम को आप निकाल सकते हो, उसके अराउंड काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है। तो इसमें जो नियम है वो ये कहता है कि आपने जिस कारणवश इसको निकालने की रिक्वेस्ट डाली है उसके अंदर उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। जैसे अगर आप घर लेने के लिए अगर आप निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला है कि आपकी जो बेसिक वेज उसमें दिखाई गई है उसका 36 गुना आप निकाल सकते हो। उस पे पहले लिमिट 36 गुना या 90% जो भी लोअर है वो निकाल सकते हो। वो 90% हटा के 100% कर दिया गया है, लेकिन फॉर्मूला आज भी वही है कि आपकी जो बेसिक वेज है उसका इंटू 36 करके जो रकम आती है उतना ही रकम आप निकाल सकते हो। इसके ऊपर जब ओवरऑल जो आपका पीएफ का जो बैलेंस है उसका 100% में से अगर 25% अलग निकाला जाए, राइट, तो कई केसेस में ऐसा होगा कि जो आपकी पुरानी लिमिट है या जो आज भी लागू लिमिट है, राइट, आप एक्चुअली में उससे कम निकाल पाओगे। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है लोगों के मन में कि एक्चुअल अमाउंट कितना निकलेगा। क्या वो एक्चुअली में फ़ायदा हुआ है या वहाँ पे एक्चुअली में जो उनका अमाउंट निकल सकता है वो और कम हुआ है। तो वो एक मेजर आई थिंक कंफ्यूजन का कारण बना है काफ़ी लोगों के मन में, लेकिन उसके पीछे का नियम इस तरीके से है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्शियल विड्रॉल जो है जो ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल है। काफ़ी केसेस में हमने देखा है कि विद इन 3 to 4 डेज लोगों के पास वो पैसा आ जाता है। तो उसको और अच्छा बनाने के लिए गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है या जो कोशिश है वो काफ़ी अच्छी है एंड वो काफ़ी सराहनीय है कि लोगों को उनका जो इमरजेंसी फंड है या जो उनको आज जिसकी ज़रूरत है उसके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। जो 13 अलग अलग तरीके से आप विड्रॉल डाल सकते थे पहले, जिसमें काफ़ी लोग गलत डाल देते थे, काफ़ी लोग उसका मिसयूज़ करते थे, उसको यूनिफाई करके जो 3 तरीकों में कर दिया गया है वो भी काफ़ी सिंप्लीफाई किया है या काफ़ी आसान करने की कोशिश की गई है ईपीएफओ से। तो ये पार्शियल विड्रॉल के तरीके से काफ़ी अच्छा किया गया है। पार्शियल विड्रॉल के लिहाज से नियम काफी हद तक यहाँ पर साफ हो चुके हैं। अर्णव जी, अगर 100% निकासी करने हैं तो उसके लिए अब नियमों को यूनिफॉर्म कर दिया गया है, समान बना दिया गया है। सवाल अब यहाँ पर यह है कि जिन रीजंस की वजहों से आप पैसे निकाल सकते हैं वो वजह अब बहुत सारी हो गई हैं। उन वजहों के बारे में बताइएगा और कितनी बार आप ये अर्जी डाल सकते हैं? क्या एक ही बार में पूरा पैसा निकालना होगा? क्या आप बार बार निकाल सकते हैं? 25% तो आपको रखना ही है, उसको तो आपको हाथ नहीं लगाना है। लेकिन अब जो लोगों को समझ में आ रहा है कि पूरा पैसा निकाल सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं 25% का पूरा एंगल मिस है। तो किन सूरतों में निकाले, कितनी बार निकाल सकते हैं? देखिए, अभी जो पहले 13 कैटेगरीज थी जहां पर आप निकाल सकते थे उसको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में अभी बांटा गया। तो आपको ये समझना है कि जो पहली कैटेगरी है वहां पर आप एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, मेडिकल के लिए, ये 3 मुख्य वैसे सब कैटेगरीज है जहां पर लोगों को पैसों की जरूरत होती है। और वो ये जो नीड्स की कैटेगरी है, पहली कैटेगरी, उसमें वो शामिल हो जाते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा जो पार्ट है वो हाउसिंग के लिए है। तो जो आपकी हाउसिंग नीड्स हो तो उसके लिए अगर आप निकालते हैं तो वो पूरा हाउसिंग की जो कैटेगरी है उसमें आ जाता है। और तीसरा जो उन्होंने डिटेल दिया हुआ है, जो स्पेशल सर्कमस्टांसिस का नाम दिया गया है,
पर पहले क्या था कि अगर कोई पैंडेमिक हो या कुछ बड़ी दुर्घटना हो, उसमें जब आप एक ऐसा कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस आ जाए, उसमें आप निकाल सकते हो, तो ये एक थर्ड कैटेगरी हो गई। तो ये मुख्य कारण है जहां पर आप सिंप्लीफाई करके ये अपना पैसा आप निकाल सकते हो। अब एज एन इंडिविजुअल आपको ये देखना है कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, इंटरेस्ट कितना है, और उस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। क्योंकि जब ऐसा कहा गया है कि आप अप टू 75% निकाल सकते हो और 25% आपको रखना ही है। तो ये जब आप अप टू 75% आप जब कहते हो, तो ये एक लिमिट, अपर लिमिट होता है। तो उसमें आपको अपनी एलिजिबिलिटी देख के आप उसमें से अपने कॉर्पस में से कितना निकाल सकते हो, उसकी कैलकुलेशन आपको करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और कुणाल, कुछ लोगों के सवाल भी आ रहे हैं। मेरे ख्याल से हम सीधा उसी पर जाते हैं ताकि उसके जरिए भी जो महत्वपूर्ण मामले हैं उस पर हम प्रकाश डाल सकते हैं। 25% की जो बात हो रही है कुणाल, जो रखना है, सवाल यहाँ पर ये आ रहा है संदीप का कि 25% एम्प्लॉयर शेयर होगा या एम्प्लॉय का शेयर होगा, किस हिसाब से इस 25% को हमें काउंट इन करना है? ये जो 25% है ये ओवरऑल शेयर होगा। सो इसमें ना एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का दोनों अलग अलग शेयर नहीं है। आपका जो टोटल बैलेंस इकट्ठा हुआ है उसका 25% कहा गया है। अब इस पे एक फर्दर सर्कुलर आना बाकी है कि इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा। क्या, क्योंकि कई बार ईपीएफ का इंटरेस्ट जो होता है वो अगले साल क्रेडिट होता है या डीले से क्रेडिट होता है, राइट। तो एक वो चीज़ का डिटेल आना बाकी है कि वो कैलकुलेशन कैसे होगा। बट फिलहाल जो जानकारी हमारे पास अवेलेबल है उसमें ये कहा गया है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर अलग अलग नहीं है। जो आपका टोटल बैलेंस है उसका 25% आपको आप नहीं निकाल सकते हो, मतलब वो ईपीएफओ उसको अप्रूव नहीं करेगा। या शायद रिटायरमेंट का कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए एक ऐसा कदम कि शायद उनके लिए सही साबित हो जाए। पीएफ का उद्देश्य ही यही है कि आप रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ें और ना कि हर चीज़ के लिए जो है आप उसमें से पैसे निकालें। ज़रूरत होती है सही फाइनेंशियल प्लानिंग की और सही कदम उठाने की। सही फाइनेंशियल प्लानिंग करने पर इमरजेंसी कॉर्पस अगर आपके पास ऑलरेडी खड़ा है तो आप पीएफ को अपना इमरजेंसी कॉर्पस नहीं ट्रीट कर पाएंगे। लेकिन अर्नब जी, एक सवाल समीर की तरफ से आया है। विड्रॉल के लिए अप्लाई कर रखा है पीएफ में से, लेकिन वो प्रोसेस में है, क्या नए रूल्स का इम्पैक्ट होगा? अब देखिए, उन्होंने अगर विड्रॉल के लिए अप्लाई कर दिया है और वो वहां पर कौन सी तारीख से ये नए रूल्स एप्लीकेबल होते हैं और वो किस तरह से अप्लाई करते हैं, इस पे आधारित है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उन्होंने ये एप्लीकेशन डाल दी है और वहां पर एक्सेप्ट करके वो पुराने नियम के मुताबिक वहां पर एक्सेप्ट हो चुकी है, सिर्फ प्रोसेसिंग ही बाकी है, तो शायद उनको ये बेनिफिट नहीं मिल सकेगा। लेकिन अगर वो एप्लीकेबल डेट के बाद डालते हैं, तो फिर ऑब्वियसली इसमें आपको ये नए रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका ये पूरा मामला इन प्रोसेस है। तो इसमें थोड़ी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। दूसरी बात ये है कि देखिए, यहाँ पर आप मल्टीपल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल विड्रॉल भी कर सकते हैं अंडर द न्यू रूल्स। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने पहले अप्लाई करके पहले थोड़ा कम रकम आपको मिली है, लेकिन अगर अंडर द न्यू रूल्स, न्यू कैलकुलेशन आप ज्यादा, आपको एलिजिबिलिटी है, तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ज्यादा जो रकम आपको एलिजिबल है वो आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आप पैसे निकासी को लेकर ही कुणाल आपसे सवाल पूछना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो 25% की लिमिट को लेकर थोड़े से कंफ्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये अमाउंट विड्रॉ करने को लेकर रिटायरमेंट तक का इंतजार करना पड़ेगा, या ये बीच में अगर बिल्कुल भी नहीं छू पाएंगे, रिटायरमेंट पर ही अगर निकालने का प्रावधान है, तो क्या तब भी पूरा निकालने की इनको अनुमति मिल जाएगी? पंकज का ये सवाल है। ये इनको 12 महीने बाद मिलेगी। तो आज भी आप फुल विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन आज वो जो लिमिट है। 25% की आप बात कर रहे हैं? हाँ, मैं 25% की बात कर रहा हूँ। तो ओके। आज जब तक ये नए रूल्स नहीं आए हैं, तो आज ऐसा है कि जब आप फुल विड्रॉल करो, अगर आपने 60 दिनों तक, 2 महीने तक अगर आपने ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट नहीं किया है, राइट, तो आप फुल विड्रॉल कर सकते हो, आप अपना पूरा पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। अब से ये नियम, जब से नए नियम लागू होंगे उसकी तारीख अभी तक नहीं डिक्लेयर हुई है।
जब वो तारीख डिक्लेयर हो जाएगी और वो कब से एप्लीकेबल होगी, उस तारीख के बाद से अगर आपको निकालना है तो आपको कम से कम 12 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, 365 दिन विदाउट ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट किए हुए। जब आप वो 1 साल तक नहीं कंट्रीब्यूट करोगे, उसके बाद आप ये रिमेनिंग 25% भी जो है उसको भी आप निकाल पाओगे, लेकिन उसके लिए 12 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार पीएफ पर हमारी ये खास चर्चा जारी है। अर्नब जी, अब सवाल यहाँ पर ये है कि बेरोजगारी में तो 12 महीने का इंतजार करना ही होगा, लेकिन लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा जो छोटी मोटी नौकरियां यहाँ पर करते रहते हैं बीच बीच में? नहीं, देखिए, ये जो 12 महीने का समय है वो इसलिए यहाँ पर लागू किया गया है ताकि सरकार ये चाहती है कि लोग बीच बीच में ये पूरा अपना पैसा विड्रॉ न कर ले, ताकि क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ना ले सके। अब आपको एक थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यहाँ पर देखना है कि देखिए, जब पहले पीएफ था तब पीएफ में ये सब विड्रॉल्स की बेनिफिट क्यों दी गई थी? सिर्फ इसीलिए दी गई थी क्योंकि पहले लोन्स लेना, कर्ज लेना उतना आसान नहीं था, तो ये सब इमरजेंसी या सडन इवेंट्स के लिए लोगों को पैसों के लिए एक ऑप्शन रहता था। अब आज की तारीख में अगर आप देखें तो आपके पास जो फाइनेंस के अलग अलग प्रकार के माध्यम है वो काफी सारे अवेलेबल है। तो इसलिए अब एक तरह से सरकार ये भी चाहती है कि लोग थोड़ा अपना रिटायरमेंट की तरफ अपना कॉर्पस भी बढ़ाए, और ये जो 12 महीने का समय है उसमें उसका बेनिफिट ये भी है कि अगर आप इस समय में कुछ और प्रावधान कर देते हैं या आपको वापस से नौकरी मिल जाती है तो आपको ये पूरी रकम वहां से विड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आपका एक कॉर्पस बना रहे हो और फिर उस कॉर्पस पे आप कंपाउंडिंग कर सकते हो। तो गोल यही है कि एट द एंड ऑफ अपना वर्किंग लाइफ, जब एक व्यक्ति कोई रिटायर हो जाए तो उसके पास पर्याप्त कॉर्पस हो ताकि उसको उसमें से एक रेगुलर इनकम या पेंशन या एन्युइटी वहां से वो जनरेट कर सके। और यही प्रॉब्लम है कि लोग एक तरफ आप देख रहे हैं कि एक आसानी हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, पर अगर आप प्रोविडेंट फंड को एक रिटायरमेंट ऑप्शन की तरफ ट्रीट कर रहे हो तो फाइनेंशियल प्लानिंग की दृष्टि से आपको जो अपने रिटायरमेंट ऑप्शन है वहां से कम अमाउंट विड्रॉ करना चाहिए ताकि एक आपका कॉर्पस बना रहे। ऑलराइट, कुणाल, हमारे दर्शक का एक सवाल है और इनका नाम सुशील है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक कंपनी छोड़े, 2 साल हो गए हैं लगभग छोड़े हुए, और इनके पास पीएफ का अमाउंट क्लोज टू 20 लाख है फिलहाल, और इन्होंने अपना पीएफ ट्रांसफ़र नहीं किया है, लेकिन इन्हें दूसरी जगह अब जॉब मिल गई है। अब सवाल ये है कि पैसे ये कैसे निकाल सकते हैं कि उसके लिए 3 साल के इंतज़ार की ज़रूरत पड़ेगी? जो 3 साल वाला जो लिमिट है वो सिर्फ पेंशन के लिए है, और पेंशन में भी ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद आप निकाल ही पाओगे। पेंशन में एक अंडरलाइंग रूल और है कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन 6 महीने से लेके 113 महीने के बीच में रहा है, आपका टोटल ईपीएफओ का जो टेन्योर है वो 6 से 113 महीने मतलब 9.5 साल के अंदर अंदर रहा है, तभी आप पेंशन विड्रॉ कर सकते हो। और उसमें भी पहले 2 महीने का इंतजार करना पड़ता था, अब 36 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आपका टोटल टेन्योर 10 साल का क्रॉस हो चुका है तो आप पेंशन वैसे भी नहीं निकाल सकते थे पहले, और आज भी नहीं निकाल पाओगे। रही बात इनके सवाल की, तो जब ये नई जगह पे इनको नौकरी लग गई है और ये ऑलरेडी 2 साल इन्होंने इस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं किया, इनको ज़रूरत नहीं थी, तो अगर आप एज अ सजेशन पूछो तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने नहीं निकाला, तो उसी को कंटिन्यू कीजिए, इसको क्लोज करवा के बंद करवा के, बिकॉज 8.5% के करीब जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो आपको टैक्स फ्री भी है और जो कंपाउंडिंग भी हो रहा है सालों साल तक, तो जब आप रिटायर होंगे तब ये काफ़ी अच्छी राशि बन पाएगी आपको रिटायरमेंट के लिए। उस बीच उस दौरान अगर आपके कोई बड़े गोल्स आते हैं, चाहे खुद की शादी को लेके या चाहे परिवार में बच्चों की हायर एजुकेशन को लेके या किसी और तरीके की नीड आती है, तो उसके लिए भी जो ईपीएफओ ने नई लिमिट्स एस्टैब्लिश कर ली है कि अब आप शादी के लिए भी 5 बार विड्रॉ कर सकते हो और एजुकेशन के लिए भी 10 बार कर सकते हो, तो वो सिर्फ खुद के लिए नहीं लेकिन खुद के परिवार की रिक्वायरमेंट्स के लिए भी आप वो रिक्वायरमेंट्स पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो।
तो आप एक अच्छी राशि वहाँ से निकाल सकते हो। हाँ, पूरी राशि ऑफ कोर्स आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बट बाकी राशि आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो सुशील जी को फिलहाल रुक जाना चाहिए और मर्ज करना चाहिए उनका नए जॉब के साथ इस एग्जिस्टिंग अकाउंट को। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अर्नब जी, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है विड्रॉल्स को लेकर, और कई सारे क्राइटेरियाज के तहत आप पैसे निकाल सकते हैं, बट हैविंग सेड दैट पूरा जो पर्पस है रिटायरमेंट का वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाता है अगर आप पीएफ से इतनी आसानी से पैसा निकालेंगे तो। देखिए, मेरा मानना है कि फैसिलिटी होना एक अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके लिए एक ऑप्शन है। लेकिन इन ऑल मैटर्स फाइनेंशियल, कोई भी फाइनेंशियल मैटर हो, तो सिर्फ इसीलिए कि आपके पास फैसिलिटी आपको यूज करना है, ये जरूरी नहीं है। देखिए, क्रेडिट कार्ड में भी वैसा होता है। सिर्फ इसीलिए कि आपके पास थोड़ी हायर लिमिट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये पूरी लिमिट पूरे वक्त यूज करनी है, पर जब जरूर पड़े तब यूज करनी है। तो यही प्रिंसिपल मैं इसमें आपको कहूंगा कि लोगों को करना चाहिए कि अगर आपको कोई इमरजेंसी हो या बहुत जरूरत हो, खास करके इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए, एजुकेशन हो, मैरिज हो, इलनेस हो, जहां पर आप दूसरी तरह से प्लानिंग करके रकम नहीं निकाल सकते या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तभी आपको इसका यूटिलाइजेशन करना होगा, तभी आपको इस फैसिलिटी का उपयोग करना होगा। क्योंकि अदरवाइज कोई भी रिटायरमेंट प्रोडक्ट हो आपके लिए, उसका मकसद सिर्फ एक और एक ही होना चाहिए कि आप उसे टच ना करें और उसे बढ़ते जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नया कंट्रीब्यूशन आते जाए, उसमें अर्निंग्स होता जाए, ताकि जैसे जैसे कॉर्पस बढ़ता जाएगा हर साल उसमें आपको जो कमाई है वो ऑटोमेटिकली कंपाउंड होती जाएगी, यानी कि कमाई पे कमाई पे कमाई होती जाएगी। और इसका ही पूरा लाभ है, और इसका लाभ तभी मिलता है जब आप बहुत सालों के लिए इसमें अंदर रहते हैं। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह भी है कि देखिए, जब आप इस प्रकार का कंपाउंडिंग करते हो, तब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपके लिए कॉर्पस है, तो वो रिटायरमेंट के लिए आपको एक बहुत बड़ी रकम की जरूरत होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन पे ध्यान नहीं रखोगे, आपको दो तीन ऑप्शंस सिलेक्ट करना होगा, खासकर आज की दुनिया में जब इन्फ्लेशन इतना है और एक्सपेंस इतने बढ़ रहे हैं। और इसके साथ एक फाइनल चीज ये है कि जब भी आप रिटायरमेंट की कॉर्पस, लिमिट्स, इनकम के बारे में सोचे, तब पोस्ट टैक्स रिटर्न्स देखिए, क्योंकि ये बहुत महत्व रखते हैं। और यहीं पे पीएफ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो टैक्स फ्री रिटर्न्स है, वो आपका जो नेट रिटर्न है वो एज कंपेयर टू काफी सारे अदर डेट ऑप्शंस खास करके वो हाई चला जाता है। तो ये आपको एक ध्यान में रखने वाली चीज है कि रिटायरमेंट प्लानिंग का पूरा जो कॉर्पस है, उसका जो डेट एलोकेशन है, उसमें आप ये पीएफ को किस प्रकार का स्थान देते हैं। एक आखिरी सवाल रोहित हमारे दर्शक का है। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास अगर 10 लाख रुपए फिलहाल पड़े हैं ईपीएफ में, तो उसको वो विड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन पूछ रहे हैं कि अब ये कितना विड्रॉ कर पाएंगे नए नियमों के बाद, अगर पुराने नियमों से इसकी कंपैरिजन करें, और क्या विड्रॉ कर पाना मुमकिन होगा भी कि नहीं। राइट, इसमें डिपेंड करता है कि वो अभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो पिछले 2 महीने से नहीं कंट्रीब्यूट कर जवाब रहे दे हैं, दीजिए, दोनों लिहाज से जवाब दे दीजिए, कंट्रीब्यूट कर भी रहे हो या जब नहीं भी कर रहे हो तो। अगर वो पिछले 2 महीने से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो वो पूरा 10 लाख विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल है, वो पूरा निकाल सकते हैं पुराने नियमों के तहत। अभी नए नियमों की एप्लीकेबल डेट नहीं आई है, तो हमें नहीं पता कि वो किस तारीख से इम्प्लीमेंट होंगे। अगर जब से वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो उसके बाद वो सिर्फ 7.5 लाख रुपए निकाल पाएंगे अंटिल 12 महीने कंप्लीट हो। तो अगर वो कितने टाइम से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर उनके 12 महीने कंप्लीट हो गए तो नए नियमों के बावजूद वो पूरे के पूरे 10 लाख निकाल पाएंगे। अब रही बात दूसरी कि अगर वो एग्जिस्टिंगली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पुराने नियमों के तहत डिपेंडिंग कि वो कौन से नियम के अंतर पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं, क्योंकि फुल अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फुल विड्रॉल तो वो नहीं कर पाएंगे। जब वो पार्शियल विड्रॉल की बात आती है तो अगर मान लो उन्होंने होम लोन के लिए या होम परचेज के लिए पिछले 10 साल में एक भी बार नहीं निकाला गया है, तो वो जो पुराने नियम है उसके अराउंड भी वो उनकी जो ईपीएफ वेज है इंटू 36 करके जो भी आंकड़ा आता है उसका अमाउंट निकाला जा सकता है। बट वो उस पर डिपेंड करता है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या जा रहा है, उनका शेयर कितना है, वगैरह वगैरह।
एंड नए नियमों के तहत भी वो अमाउंट मोर और लेस सेम आएगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेजोरिटी केसेस में जो हमने देखा गया है वो लिमिट 90% या 100% से सेट नहीं होती। वो जो आपका ईपीएफ वेज है उसके ऊपर जब वो फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूला से ही आपकी हायर लिमिट सेट हो जाती है। तो आप चाहे 75% अलाउ करो या 100% अलाउ करो, अगर फॉर्मूला से आपकी लिमिट ही 5 लाख निकल के आ रही है तो आप 5 लाख ही निकाल पाओगे, चाहे नियम नए हो या पुराने हो। ऑलराइट, चलिए समय समाप्त हुआ है, लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतने ही सवालों को हम जगह दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का शिरकत की। और जो भी दर्शक सवाल और पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हम स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, और यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो वहाँ भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का शो में शिरकत की। और जाते जाते तो ये साफ हो चुका है कि ईपीएफओ के नए नियम के बाद पीएफ और ईपीएस दोनों ही योजनाएं ज्यादा पारदर्शी और अनुशासित बन गई हैं। पीएफ से अब पैसा निकालना आसान है, ईपीएस से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है, पूरी प्रणाली डिजिटल होती जा रही है। लेकिन याद रखिए, ये पैसा आपके रिटायरमेंट की सुरक्षा कवच है, इसे इमरजेंसी कैश की तरह इस्तेमाल करने से बचें। अपने पीएफ और ईपीएस दोनों के लिए यूएएन, आधार, केवाईसी लिंक करना ना भूलें, और अपनी सेविंग्स को लंबे समय के नजरिए से देखें, क्योंकि आखिरकार आप ही हैं अपने पैसों के असली मालिक। जी हाँ, और इसी के साथ मुझे भी आज के इस शो में इजाजत दें। नमस्कार।